नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आज जानेंगे नया क्या है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ ज्योति जी विराजमान हैं। हम लोग बहुत जल्दी एक नक्षत्र 27 नक्षत्रों पे एक वृहद चर्चा करेंगे और एक डिटेल्ड वीडियो लाने जा रहे हैं। 2-3 नक्षत्रों को हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो में, जिसके वीडियो की लंबाई ज्यादा ना बढ़े, इसका हमने ध्यान रखा है। और बहुत जल्दी आप इस चैनल पे बने रहें। जन्म नक्षत्र और मून के नक्षत्रों पर चर्चा होगी। ज्योति जी, तो इसके बारे में कुछ और बताइए, नक्षत्र क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? जी। जब मैं हमेशा से कहती हूँ कि चार्ट को जब हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि लग्ना लॉर्ड इस भाव में गया है, इस राशि में गया है, इस जी प्लैनेट के जी। साथ कंजंक्ट है। हाँ। उसमें जो इनर फ्लेवर होता है, जो जो ट्रू फीलिंग्स ऐड करता है, वो नक्षत्र ऐड करता है। ओके। अम, अब जैसे नक्षत्रों की क्वालिटी होती है। जी। कोई नक्षत्र उग्र है, हाँ। कोई तीक्ष्ण है, कोई सॉफ्ट है, स्विफ्ट है, कोई जी। मेल है, फीमेल है। फीमेल है जी। वैसे राशियां मेल फीमेल होती हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई प्लैनेट मेल राशि में है पर हम्म। फीमेल नक्षत्र में है, जी। हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। ओके। तो ये बहुत तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन जी, सकते सरफेस हैं। लेवल पर लग रहा है कि फीमेल राशियों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है किसी नेटिव पर। जी। पर अगर कहीं से उसमें उगर या तीक्ष्ण नक्षत्र आ जाते हैं, हम्म। तो वो जितना मर्जी आउटर आउटर सरफेस लेवल पर वो जितना सॉफ्ट दिखते हैं, जी। इंटरनली वो ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई है आपने ज्योति जी। देखिए, जो हमारे ग्रह होते हैं वो आप इसकी तुलना दूध से कर सकते हैं, फ्रेश मिल्क से कर सकते हैं। और नक्षत्र जो होते हैं वो कलर, उसके फ्लेवर। अब जैसे दूध में हम गुलाब जल को डाल देते हैं तो वैसी खुशबू आती है। आप कॉफी को डाल दीजिए, कॉफी पाउडर डाल दीजिए तो कॉफी बन जाता है। आप रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए तो वो शरबत बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो नक्षत्र देते हैं। नक्षत्रों पे एक जो बात है, सारे 27 नक्षत्र को जानकारों ने, ऋषि मुनियों ने 3 मुख्य भागों में बांटा है उनके जेंडर को लेके, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो जैसे पुल्लिंग नक्षत्र जो है, उसकी एक लिस्ट में पढ़ देती हूँ। अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, पुष्य, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, श्रवण, अनुराधा, पुनर्वसु और मघा। ये पुलिंग माने जाते हैं। ये नक्षत्र पुलिंग नक्षत्रों की एक विशेषता जो होती है, उनमें रिस्क टेकिंग ऐसे जो नेटिव्स हैं इन नक्षत्रों के, तो वो जो एक पुरुष का, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक तुलना के लिए, जैसे पौरुष कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं, ये भले आप इन नक्षत्रों में जन्मे मेल हो फीमेल हो, वो आप में मुखर होके ये क्वालिटी सामने आती है। आप रिस्क टेकिंग होते हैं, आप एडवेंचरस होते हैं, आप करेजियस होते हैं, लोगों को अपने सिद्धांतों के आगे आप दब नहीं सकते। ये सारी क्वालिटीज होती है। ज्योति जी, पुल्लिंग नक्षत्रों के बारे में कुछ और आप भी बताइए प्लीज। जी, जैसे कि एक मेल होता है डोमिनेटिंग, जी, टेकिंग चार्ज। अभी डोमिनेटिंग जी। अभी आप बोल रहे थे कि कृतिका और रोहिणी दोनों मेल नक्षत्र हैं, ये और मुझे भी आपको पता है ये फीमेल राशि में आते हैं। फीमेल राशि में इनके जो लॉर्ड हैं, कृतिका के तो मार्स होते हैं, पर रोहिणी के तो वीनस हैं, जो जी कि एक जी। खुद स्त्री, उनको हम लोग हाँ, शी बोलते हैं, बट बाकी प्लैनेट्स को। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ फीमेल साइन दे के कंक्लूजन नहीं निकालना जी। है। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि वो एक मेल नक्षत्र है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डिटरमाइंड होंगे जी। तो ये ऐसे। जो वॉरियर क्वींस होती थी, रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई, तो इन लोगों का जरूर वैसा कुछ रहा होगा, बिल्कुल मेल बिल्कुल। नक्षत्रों का इन्फ्लुएंस। जब बात हम स्त्रीलिंग नक्षत्रों की करते हैं, वो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अश्लेषा, धनिष्ठा। और जो स्त्रियोचित गुण होता है वो इन नक्षत्रों में भर भर के पाई जाती है। जैसे एक वैलिडेशन की चाह, नर्चरिंग होना, जो एक फेमिनाइन क्वालिटीज होती है, सृष्टि के रचयिता होते हैं। पर इनको एक है कि आप इनके कामों की कुछ आप एक्नॉलेजमेंट करें, इनको आप स्पेशल फील कराएं। आप ऐसे नहीं कि बस गधा मजूरी के जैसे हम काम करते जा रहे हैं, कोई रिकॉग्निशन नहीं। तो एक इनका थोड़ा सा एक
वो विथड्रॉल में चले जाते हैं। मैं इसमें एक बात जी जोड़ती प्लीज, हूँ। मैं पूछने वाली थी। लेडीज का ट्रेट में सिर्फ सॉफ्टनेस या नर्चरिंग नहीं आता नहीं है। आता है, हाँ। लेडीज आर मोर कनिंग एज compared to मेल, and ब्यूटीफुल। they can backbite also, they hold more grudges, हाँ they are not straightforward। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपने अपनी बात रख दी और बात खत्म होगी। जी जी, लेडीज जो नहीं कर पाती हैं, अपने अंदर ग्रजेस रखती हैं। ग्रजेस रखती अब हैं, आपको हाँ। पता है कि जो कैंसर है वो हाँ। फीमेल साइन है, जी और अश्लेषा भी एक फीमेल नक्षत्र है। बिल्कुल। ठीक है, विशाखा का कुछ पार्ट जो स्कॉर्पियो में जाता है वो हाँ। फीमेल राशि है और फीमेल नक्षत्र है। जी अब जब ग्रजेस रखना, हाँ। दूसरों से मन मुटाव करना, कनिंगनेस से आ जाना, जी। वो नेगेटिव साइड ऑफ फीमेल इन लोगों में भर भर के पाई जाएगी। वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हम बैलेंस्ड, इसी से चर्चा जो है हमारी डिस्कशन बैलेंस्ड होती है। वैसे जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी हमारे फीमेल ऑडियंस को बात बुरी लगे, बात हम लोग नक्षत्रों की कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में कुछ और बात आप जोड़ना चाहेंगे ज्योति जी, स्त्रीलिंग नक्षत्रों के बारे में? हिना जी, हम मनी रिलेटेड बात कर रहे थे, स्त्रीलिंग हाँ को जी आपने जी मुझे जी, बताया था। ये एक नपुंसक लिंग मैं बता दूं वो लिस्ट, उसके बाद हम लोग देखिए ये अगर शादी के समय स्पेशली आप शादी के लिए जब आप जाते हैं, तो जो पति पत्नी का जन्म नक्षत्र है या चंद्रमा के नक्षत्र हैं, चंद्रमा के नक्षत्र यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो उसमें हम लोगों को ये श्रेणी जरूर देखनी चाहिए कि कौन से नक्षत्र हैं। लेकिन उस बात पे चर्चा करूं उसके पहले मैं नपुंसक लिंग नक्षत्रों की लिस्ट आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत सारे नक्षत्रों को हमारे महर्षियों ने सिर्फ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे नहीं रखा, नपुंसक लिंग को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। और इसमें मृगशिरा, मूला, शतभिषा नक्षत्र नपुंसक लिंग में आते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ज्योति जी अभी पूछ रही थी, तो अगर आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आप बहुत सारी, इसमें हम लोग अष्टकूट मिलान और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, मंगल दोष वगैरह। लेकिन एक मोटे तौर पर अगर आपके चंद्रमा, पति पत्नी के चंद्रमा के नक्षत्र अगर मैच करते हैं लिंग के हिसाब से, जो नक्षत्रों की लिंग हमने अभी डिस्कस की, चर्चा की, तो ये उनके वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली आर्थिक धन लाभ, आर्थिक लाभ, धन लाभ के लिए भी इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे दोनों पति पत्नी, अगर जैसे पत्नी स्त्री है और उनके चंद्रमा के नक्षत्र स्त्रीलिंग हो और पति के पुल्लिंग हो, तो ये वैवाहिक सुख शांति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और आर्थिक लाभ बहुत होता है ऐसे विवाह बंधन में बंधने पे। अगर ठीक इससे उल्टी स्थिति हो तो धन हानि हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। अगर पत्नी पुरुष नक्षत्र में जन्मी हो और पति स्त्री नक्षत्र में जन्मे हो, तो धन के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। दोनों स्त्रीलिंग में है, पति पत्नी दोनों के चंद्रमा के नक्षत्र स्त्रीलिंग में है, नक्षत्रों में है, तो यहाँ पे भी धन हानि की स्थिति बनती है। और सबसे अच्छी बात कि अगर दोनों पति पत्नी के नक्षत्र नपुंसक लिंग नक्षत्रों में हैं, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये शुभ फलदायी होता है और आर्थिक लाभ भी बहुत होती है। और अगर पति का जन्म नक्षत्र नपुंसक नक्षत्रों में है और स्त्री का जन्म नक्षत्र स्त्रीलिंग में है, तो ये एक सामान्य स्थिति है। आपकी मैरिड लाइफ एवरेज अच्छी चलेगी। ज्योति जी, इस जो डिवीजन, जो क्लासिफिकेशन हमने अभी बताई, उस पर थोड़ा आप और प्रकाश डालिए। वेरी नाइस हिना जी, आई एम श्योर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये चार्ट मैचिंग के टाइम बहुत हेल्प करेगी फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि चार्ट रीडिंग में ही हमें कैसे हेल्प करेगी। जी। हम जब भी किसी भाव को देखते हैं, हाँ। तो हम उसमें वो हम जोड़ते हैं कि ये भाव में कौन सी राशि आई, कैसे प्लैनेट्स आए, जी। भावेश कहाँ जाके बैठा है। तो नक्षत्र ऐसे हेल्प करेंगे कि अगर किसी भाव में उग्र नक्षत्र आता है जी। और भावेश भी उग्र नक्षत्र में चला जाता है, जी। और तब जाके कोई अफ्लिक्शन हो रही है और हाँ। भगवान ना करे आपको बुरा हाउस भी मिल रहा है, ओ। तो अब जो उसकी रिजल्ट गिविंग एबिलिटी होगी जी। वो बहुत हार्श होगी। मतलब कि अगर सप्तम, हार्श इन द सेंस ज्योति जी, जैसे सप्तम भाव में हाँ। एक उग्र नक्षत्र आए। ठीक है। उग्र नक्षत्र कौन से होते हैं? हाँ। वीनस के तीनों नक्षत्र हैं, अच्छा। भरणी,
वीनस के। वीनस के, ये देखिए दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ी बात बता रही हैं ज्योति जी। जो हम सौम्य ग्रह बोलते हैं वीनस को, सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक बोलते हैं, ऐसी हम विशेषण से उनको सुशोभित करते हैं। और देखिए उनके नक्षत्र उग्र हैं जी। तो पहले तो भरणी, दोनों पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, फिर पूर्वा भाद्रपदा। तो इन अच्छा। शॉर्ट तीनों पूर्वा उग्र है, हाँ। भरणी और मघा भी उग्र है। तो मघा तो खैर जी हाँ ऐसे ही वो कौन कहता है बदनामी में नाम नहीं होता। अपन नाम आपको मघा में डेफिनेटली मिलेगा जी। कि आप थ्रोन पे बैठते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और थ्रोन पे स्टेटस तो बैठना इजी नहीं होता है, नहीं, आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे किसी कॉम्प्रोमाइजेस जी, करने होते हैं जी। तो आप किसी के फेवर में बात बोल रहे हो तो दूसरा बंदा तो नाराज होगा ही। हाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात जी। तो ऐसा होता है कि अगर अब मुझे दोनों तरह से उग्रता मिल रही है जी। तो वो लाइफ पार्टनर की नेचर में भी आएगी। ओके वो मतलब कि चाहे वो डिस्प्ले करना हार्श क्वालिटीज, जी अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसमें एक सौम्यता नहीं होना। जी। जैसे हम बोलते हैं ना कि 8th में आना है, माय इन-लॉज वर वेरी हार्श विद मी, हाँ उनको मेरे पे कोई तरस नहीं था, कोई दया नहीं थी। ओके और इसके ऑपोजिट अगर मुझे सॉफ्ट नक्षत्र, मृगु नक्षत्र मिल जाते हैं जी तो उसमें एक सॉफ्टनेस का ट्रेट आ जाएगा। अब अगर जैसे किसी का चंद्रमा इसमें है जी तो मैं डायरेक्टली इस बात पर नहीं आऊंगी कि ये बहुत उग्र होगा। ठीक है। अगर आप आर्मी, नेवी, पुलिस में काम करते हैं, ऐसे जगह पे काम करते हैं जिसमें आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं जी तो वो बिल्कुल तो बहुत वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा और नहीं। उनके नेचर में नजर भी नहीं वो आएगा। आपकी एनर्जी कहीं और निकल जा रही है। Drained out हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल जब आप जी। ड्रेन आउट हो रहे हैं तो ठीक है ना, यू यूटिलाइज हाँ। दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आप स्प्लिट एसी के आउटर यूनिट के जैसा बाहर कितना भी घरघर कर ले, घर में आप एकदम शांत होके आ जाते हैं जी। ऐसे ही तीक्ष्ण नक्षत्रों को भी अच्छा हाँ। नहीं माना जाता है। अच्छा किसी भावेश कारक पे कंप्लीटली तीक्ष्ण इफेक्ट हो जाना, जैसे कोई मंगलिक बन रहा है जी। या कोई नेगेटिव योगा फॉर्मेशन हो रही है, वो तीक्ष्ण में हो रही है। अच्छा तो अब क्या होगा, अब तीक्ष्ण नक्षत्र क्या करते हैं, इमोशंस को होल्ड करना। ठीक है। जैसे मूला है, ज्येष्ठा है, अश्लेषा है, आर्द्रा है, ये इन जनरल भी शादी के लिए बहुत अच्छे नक्षत्र नहीं है। जी। इनकी नेचर और इनका इनका नजरिया भी बहुत अच्छा नहीं बताया गया। बिल्कुल यहाँ पर कुछ बात बनना, वो हार्श को मैंने उग्र के लिए बोला, इसमें होता है कि इमोशंस को होल्ड ऑन करना, जो दिखाना और एक्चुअली जो होना उसमें डिफरेंस होना। ओके तो इनको हमेशा बोला जाता है, अगर आपके बच्चों का इनमें से कोई नक्षत्र है जी। तो हम जैसे हम लड़कों को बोलते हैं कि बॉयज आर नॉट सपोज्ड टू क्राई, हाँ, यू आर वेरी हाँ। स्ट्रांग, सो बॉयज आर यस सपोज्ड बॉयज टू नेवर क्राई। क्राई जी। तो जेंडर स्टीरियोटाइप आपको नहीं होना चाहिए। ओके उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने दो। बिल्कुल रोना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इट्स ओके टू बी सैड, इट्स हाँ। ओके टू बी एंग्री, इट्स हाँ, इट्स ओके ओके टू नॉट टू बी ओके। नॉट टू बी ओके। वेरी वेरी गुड यस तो ये एक एडवाइस, एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं दूंगी जी। अगर आपके बच्चों के उग्र हाँ। या तीक्ष्ण नक्षत्र है। मतलब आपने पंचमेश की बात की। हाँ, पंचमेश इसमें आ रहा है। अच्छा। आपका खुद लगन लग्नेश या चंद्रमा इसमें आ रहा है। हाँ। सो डोंट होल्ड ग्रजेस। यहाँ पे ज्योति जी जो एक आप प्लीज मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि भाव में कोई नक्षत्र पढ़ना और उसके भावेश, मान जाइए मेरा पंचम भाव किसी नक्षत्र में होगा और पंचमेश किसी नक्षत्र में होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है इन दोनों स्थितियों में? पंचमेश जिस नक्षत्र में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके भाव का नक्षत्र इक्वली, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ एक कनेक्शन की बात बताती हूँ। जी, जैसे जी, हम जी। बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्ट है या कंजंक्टेड है, बिल्कुल। तो मेरा लग्नेश और पंचमेश का कनेक्शन है। ठीक जी। है, ये होता है अपर लेवल का, मतलब कि राशि अधिपति का राशि अधिपति। हाँ ये आप सुपरफिशियल लेवल पे खेल रहे हो जी जी। जिसमें हम बोलते हैं कि स्थूल लेवल पे कनेक्शन। ठीक है। एक कनेक्शन होता है सूक्ष्म लेवल पर। अच्छा अगर मेरा एरीज राइजिंग है और हाँ। मेरा राइजिंग भरनी में पड़ रहा है, ओके और अगर आप सन वीनस, क्योंकि सन वीनस कंजंक्शन रहती है बहुत, तो वो होगा। हाँ। तो अब भी आपका कनेक्शन अपने पंचम भाव से है। बहुत बड़ी बात बताया आपने जी। ठीक है, पर आपने जो मुझे बोला था कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाँ। तो भावेश इज मोर इम्पोर्टेंट देन भावा। भावेश, Unless ओके। उसमें कोई भाव में कोई प्लैनेट आके उसी नक्षत्र में बैठा हुआ है, अच्छा अब वो ज्यादा रिजल्ट गिविंग या इफेक्टिव होगा। ओके अच्छा। पर एक कनेक्शन हम स्थूल लेवल पर देखते हैं। भाव, अगर भाव खाली है हम्म, तो उसका नक्षत्र, उस भाव का नक्षत्र, हाँ उस भाव का नक्षत्र। और अगर उस भाव में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट का भी नक्षत्र वही हुआ। जी। तो उसमें
क्या प्रेडिक्शन में क्या फर्क आ जाएगा? अगर मेरा भाव खाली है, भावेश कहीं और बैठे हैं, लेकिन उस भाव में कोई और प्लैनेट बैठा है, इन दोनों स्थितियों में जरा आप बता दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए कि खाली भाव हो तो, और वहां भाव में कोई भावेश की टेंडेंसी हमेशा अपने भाव को लेके अच्छी ही होती है जी। अगर वो नेचुरल मैलेफिक भी है तो तब भी, भी एटलीस्ट वो वहाँ की मटेरियलिस्टिक चीजें तो अपनी हिम्मत अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग तो देगा ही देगा। बहुत बढ़िया। अब भाव में जो प्लैनेट आता है वो इम्पैक्ट डालता है भाव में अगर वो भाव की डिग्री के बहुत पास है। अच्छा। जैसे अगर मेरा 15 डिग्री मेरे भाव की कस्प डिग्री पर जी जी जी, तो अगर अब मुझे 15 के आसपास वाला प्लैनेट उससे 5 डिग्री 6 डिग्री आसपास मुझे कोई मिल रहा है तो हाँ। वो कंप्लीटली इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। और वो उस नक्षत्र में भी हो सकता है बैठा हो, बिल्कुल। तो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अपने लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग वो अपने वो भाव को कंप्लीटली इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर अच्छा, रहा है। ओके। पर अगर वो पास नहीं बैठा है, हाँ। वो दूर बैठा है, हाँ। इतना डिस्टेंस हो गया, अब वो भाव पे इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा। और अगर करेगा भी तो वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसके गुण धर्म लेके करेगा। ओके। तो अब जाहिर सी बात है कि वो अपने भाव का जो नक्षत्र होगा वो भी ज्यादा हार्म तो करेगा नहीं, क्योंकि वो भाव का जो नक्षत्र है वो भले एनिमी कैंप का प्लैनेट हो, लेकिन अगर नक्षत्र शेयर कर रहा है सेम, तो वो डैमेज कर सकता है उस भाव को। हाँ, प्लैनेट कौन से नक्षत्र में अच्छा है कौन से नहीं, इसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं। ओके। इस इनफैक्ट आप प्लैनेट कितना कंफर्टेबल फील कर रहे जी हैं। जी अगर मैं जी। बोल रही हूँ कि पुष्या नर्चर करने का नक्षत्र हाँ। है, वो उनको दूध पनीर बहुत पसंद होता है, वो जी। फूडी होते हैं, वहां पर अगर शनि केतु जैसा प्लैनेट आ रहा है हाँ। वो वहां पे कट लगा देगा। आपको नर्चरिंग ही नहीं मिली है या आपकी जी। नेचर वैसी नहीं है, या कोई बीमारी दे देगा कि आप उन गुड फूड को आप एंजॉय नहीं कर एंजॉय नहीं पाएंगे। कर। जी अब मैं जब मैं बोलती हूँ कि हमारे नक्षत्र हैं, जी। कनेक्शन की हमने बात की, हमने क्लासिफिकेशन की बात की, जैसे हमारे नक्षत्र में प्लैनेट्स के भी ऐसे नक्षत्र होते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। सन है विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये जानकारी जो ज्योति जी देने जा रही हैं ये शायद ही आपको कहीं और मिले। ये बहुत ही नई जानकारी है, इसको आप देखिए, ध्यान में रखिएगा, और बिल्कुल जो बोल रही हैं ज्योति जी अभी, वैल्युएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जी। इसको हर प्लैनेट कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ मैं हाँ। आपको बताती हूँ। जी। पहले मैं एक सिंपल वे में स्टार्ट करती हूँ कि सन का जो जन्म नक्षत्र है जी। वो विशाखा है। ठीक है। मेरे स्टार्ट में सन कहीं भी बैठा है, हाँ। पर अगर गोचर में विशाखा नक्षत्र अफ्लिक्टेड हो जाता है, ओके। जैसे उसका वेद हो गया है, हाँ। उसमें 2 मैलेफिक प्लैनेट्स आके बैठ गए हैं, जी। अभी सन इज नॉट हैप्पी। ओ, सन की लॉर्डशिप, सन का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो जाएगी। इम्पैक्ट चाहे वो फादर को लेके है, आपके कॉन्फिडेंस को लेके है, आपके बॉसेस को लेके है। जी। वो इम्पैक्ट हो जाएगी। अब एक बात और करते हैं कि जैसे मरकरी का बर्थ नक्षत्र है धनिष्ठा, तो वो उसका कुछ हिस्सा मकर राशि में भी आता है। जी। और हमें पता है कि मरकरी सिग्निफिकेटर है कर्म का। मरकरी अगर मेरे बर्थ चार्ट में धनिष्ठा में ही बैठे हैं, अच्छा, तो वो अपने बर्थ नक्षत्र में, विच इज वेरी गुड। ओके। मेरे कालपुरुष की दशम राशि, मेरा सिग्निफिकेटर मरकरी इफ नॉट अफ्लिक्टेड वेल प्लेस्ड, वो मेरे काम के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। पर अगर अफ्लिक्ट हो जाता है जी, आपका दशम दशमेश जितना मर्जी फैंसी लगे, हाँ। ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ओ, तो ये जो एफ्लिक्शन की आपने बात की वो नेटल चार्ट में या नेटल चार्ट, ट्रांजिट वाला मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजिट में अगर किसी प्लैनेट का बर्थ नक्षत्र खराब हो रहा है तो वो सफर करेगा। जी। इसमें बर्थ चार्ट में आप अपने ही जन्म नक्षत्र में प्लैनेट बैठ के, अच्छा। अब जैसे वीनस का है, पुष्या नक्षत्र वीनस का है। अच्छा। पुष्या को बृहस्पति रूल करते हैं, हाँ। पर उस जन्म नक्षत्र वीनस का है। वाह। और तो क्या होता है कि तो इधर वीनस किस में आया, कर्क राशि में आया। जी। कर्क राशि में वीनस को हम क्रिएटिविटी आर्ट के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, पर रिलेशनशिप जलीय राशि, हम इतना अच्छा नहीं मानते प्लैनेट, थोड़ा वहाँ पे वो अच्छा। पर क्यों? ये तो जलीय ग्रह जलीय राशि में है तो अच्छा होना चाहिए। हाँ, पर वो उसका एनिमी की राशि है, पहली बात ये जी। फिर वो जो कैंसर है इज मोर लिटिल बिट सेल्फिश एज कंपेयर टू इफ आई कोरिलेट विद पाइसेस। पाइसेस इज गिविंग। हाँ, पाइसेस तो ऐसे भी ज़ोडिएक की लास्ट राशि है जिसमें आपको लग रहा है कि अल्टीमेट कनेक्शन विद द गॉड
विल जी। विल टेक यू इन अ ब्लिसफुल सिचुएशन। बिल्कुल, कि बिल्कुल। वीनस अपने घरों में भी इतना खुश नहीं है जितना पाइसेस में खुश है। स्पाइसेस पे, तो हाँ। स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो खाने में नहीं है, वो भोगने में नहीं है, नहीं है। और कर्क में ना वो थोड़ा शायद मीन हो जाए, जी। या उसके जो या फ्लर्टी हो जाए, ऐसी हाँ। नेचर हो सकती है वीनस ओके, की। ओके, अब मैं ओके। बोल रही हूँ कि वो कर्क में है और वो पुष्या में है, जो उसका अपना नक्षत्र है, तो ठीक है। बहुत अच्छा होना चाहिए। पर बिल्कुल। वो वेल प्लेस्ड है। फिर हाँ। आपको पुष्या वाले जितने भी ट्रेस हैं, अच्छा खाना पीना, वो मीठा खाना, मीठा दूध खाना, वाली चीजें मीठा लेनी खाना तो जुपिटर को भी बहुत बहुत पसंद है। पसंद है, तो वो हाँ। सब होगा और आपको मिलेगा भी। अच्छा। बट इफ जी। अफ्लिक्टेड, हाँ। अब सप्तम सप्तमेश जैसा भी है, जी। पुष्या वीनस का पुष्या में अफ्लिक्टेड होना अच्छा नहीं होता। ऐसे तो अच्छा। ट्रांजिट में भी आपको देखना है, जी। आपको बर्थ चार्ट में भी देखना है कि क्या हो तो रहा बाकी ग्रहों के जन्म नक्षत्र को भी बता दीजिए ज्योति जी। है। मून का सूर्य का आपने विशाखा बताया। मून का कृतिका है। हाँ। मरकरी का मैंने आपको वो बताया, धनिष्ठा। धनिष्ठा बताया। वीनस का आपने हाँ, वीनस का मैंने आपको पुष्य बताया। पुष्य। जी। और राहु केतु के रोहिणी है। हम्म। ठीक है। सैटर्न का रेवती है। सैटर्न का रेवती। मंगल का पूर्वाषाढ़ा है। ओके। पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सारे ग्रहों के जन्म नक्षत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।